हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कुछ दिनों से संविधान से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं सीजीपीएससी प्री 2024 को टारगेट में लेकर। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो जो होती है वो देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इधर शक्तियाँ दी हुई है राष्ट्रपति की और इधर जो होती है वो प्रावधान दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है लघुकरण, विराम, प्रविलंबन और जो होती है परिहार। जो इधर जो दिया हुआ है प्रावधान, वो इधर के जो प्रावधान से जो होती है शक्तियां हैं वो प्रावधान से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो कौन कौन से मिलते हैं आपको सही उम्मीद को वो आपको बताना है। चलिए बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। 1 और 3 बस सही है। लघुकरण का संबंध जो होती है दंड के स्वरूप के स्थान पर जो होती है अपेक्षाकृत जो होती है सरल दंड देना। अजी इस एकर मतलब ये होते तो कोनो ला कहूँ एकदम कठिन सजा जे देह ना ओला ओकर सजा ला कठिन के जो प्रकृति है ना ओला कम कर देथे। कहा थे मान ले जाए तो ओला पत्थर बोह के ले जाना है, तभी आता है गोबरल बोह के ले जाना। एकर मतलब ए है। ठीक है। अब प्रविलंबन के मतलब दंडादेश के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगा देना। मतलब दंड के प्रावधान में अस्थायी रूप से रोक लगा दी। एकर मतलब ये तो सरल शब्द में समझे के हमन जो होती है कोशिश करबो ये सीजीपीएससी प्रीराउंड धीरे धीरे करके निकालबो। चलिए चलो आगे क्वेश्चन में हम बढ़थन। ठीक है, मजाक ना छत्तीसगढ़ी में। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रकृति अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंध है। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में कौन कौन से जो होती है उपबंध है, ये चीज को आप लोगों को बताना है। संघ के मंत्री के लिए जो होती पद की शपथ का प्रारूप, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप, या फिर संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। दिए हुए ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन कौन आदमी मन है, मतलब कौन कौन पद वाले आदमी मन है अनुसूची 3 में दिए हुए के अनुसार जो है वो मन हाँ शपथ लेते, ये बताना है। तो चलो बता कोशिश करो भाई। चलो बना कोशिश करते हैं हमन। संघ के मंत्री बिल्कुल सही हैं। ओकर बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये भी बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति जो है ना वो अनुसूची 3 के अनुसार 2 ही व्यक्ति हैं जो भारत के जो होती हैं, एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति। ये दोनों जन जो होती हैं वो मन है ना अनुसूची 3 के अनुसार जो है वो मन हाँ शपथ नहीं लें। इकर बर अलग से जो होती है संविधान में उल्लेख है। जैसे कि राष्ट्रपति है जो होती है वह आर्टिकल 60 के तहत जो होती है शपथ लेते है ना। ओकर अलावा अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन दे है हमार राष्ट्रपति के संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो ये जो होती है 1 सही है, 2 सही है और जो है 4 सही। तो 1 2 4 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में जो है हमार 1 2 और 4 सही है। राष्ट्रपति पर जो होती है अलग से 60वां अनुच्छेद में यह ओकर अनुसार अपन जो होती है शपथ ले लेते। ठीक है, चलो आगे बढ़थन हमन। अगला क्वेश्चन है हमारा उच्चतम न्यायालय की उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 55 वर्ष है। आप लोगों को बताना है ना, मैं सिर्फ अभी जो आप लोगों को पढ़ कर बता रहा हूँ, फिर आप लोग को बनाइएगा, फिर मैं आप लोगों को सही आंसर के साथ सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, नौनी बाबू हो समझ हाथ नहीं। ठीक, चलो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 से दिए हुए कथन में से सही आंसर ला आप मन ला बताना है। ठीक है, चलो देखथन उच्चतम न्यायालय। चलो बना कोशिश कर देता हूँ मैं भाई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद नियुक्ति हेतु जो होती 55 वर्ष आयु नहीं है, जबकि जो होती है आयु की कोई वर्णन है, आयु के वर्णन है 35 वर्ष। ठीक है, अगला है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, बिल्कुल सही है। ओकर बाद देहे आगू में हमारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33+1 बिल्कुल सही है। 33+1 जो होती है वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की जो होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं। तो कौन कौन से सही हो गए हमारे, ये 2 वाला हर हो गए सेवानिवृत्ति वाले है, अब ये 3 है, बाकी ये तो सरासर गलत है। तो ये तो हो ही नहीं सके, ये उहुम है ये उहुम है, ये तो हो ही नहीं सके। तो जो है 2 और 3 आने की ऑप्शन बी हमारी जो होती है एकदम श्योर और सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन तरफ। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय में
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरम पूरा करने में स्थायी जो न्यायाधीशों की संख्या कम होने की स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर सकता है। वहीं ऑप्शन 2 दिए है हमारे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, हालांकि वे अपना पद त्याग भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं। चलो बताना है मतलब कौन से जो होती है एकदम सही है तेला। ठीक, चलो बना कोशिश करता ना मना। ये जो कोरम पूर्ति करे वरना ये राष्ट्रपति ही नियुक्ति नहीं करे, राष्ट्रपति की सलाह पर राष्ट्रपति से पूछ के खुद जो है सुप्रीम कोर्ट के जज है खुद करते हैं। ये ऑप्शन तो सरासर गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, हालांकि भी अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं। ये भी गलत है। अरे भैया अगर राष्ट्रपति है नियुक्त करे है तो त्यागपत्र राष्ट्रपति दी ही ना, तो 1 और 2 दोनों है, दोनों गलत है। ठीक है ना, तो 1 सही है ना ही 2 सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ता हम ना। अगला क्वेश्चन दिए है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट अधिकारिता प्रयोग करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता शक्ति उच्च न्यायालय से कहीं अधिक है। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई नागरिक पहले उच्च न्यायालय में जाएगा। दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा जो होती है गलत है, आपको इसमें से जो होती है जो गलत है उसको बताना है कि कौन कौन से, आप तीनों में से कौन कौन सा गलत है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलो मैं बना देता हूँ भाई तुम्हारे पर, बनाओ नहीं तुम उन्हें। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए प्रवर्तन के लिए रिट जारी नहीं करते, सामान्य व्यक्तियों के लिए भी वो जो है रिट जारी कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता शक्ति उच्च न्यायालय से कहीं अधिक है, गलत है, क्योंकि जो होती सुप्रीम कोर्ट है जो है वो मूल अधिकारों के लिए जो है जारी करती है, लेकिन हाई कोर्ट जो होती है नॉर्मली भी जो है वो जारी कर सकती है, तो ये भी गलत हो गए। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई भी नागरिक पहले उच्च न्यायालय में जाएगा ऐसा नहीं है, वो जो होती डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में भी जो है वो जा सकता है। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों का संरक्षक है आर्टिकल 32 के तहत। तो जो होती है इनमें से तीनों के तीनों ऑप्शन जो होती है वो गलत है। मैंने डिटेल भी आप लोगों को बता दिया, पूरा डिस्क्राइब कर दिया, तो लाइक करना तो बनता ही, और आगे ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विपरीत, किसके विपरीत, संविधान के विपरीत कानूनों को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। अगला दिया हुआ यह शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है। दिए हुए ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये जो होती है यह सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयकों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, बिल्कुल सही है। कोई भी विधायिका द्वारा बनाई गई कोई भी कानून जो होती है वह सर्वोच्च न्यायालय से परे नहीं होता है, वो उसकी न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू जो होती है वो कर सकती है। इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विपरीत कानूनों को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है, बिल्कुल। आर्टिकल 13 में कहा गया है कोई भी जो विधायिका है वो मूल अधिकारों का हनन करने वाला कोई भी जो होती कानून नहीं बनाएगी, वो या फिर वो उसी प्रवृत्ति तक जो होती है निरसन कर दिया जाएगा जिस प्रवृत्ति तक जो होती है वो मूल अधिकारों का हनन करती है। ठीक है, अगला है, यह शक्ति राज्यों के विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है, बिल्कुल सही है। अगर राज्य जो होते कोई कुछ कानून बनाती है जिसके माध्यम से लगता है सर्वोच्च न्यायालय को उससे उस राज्य की जो नागरिकों की मूल अधिकार जो प्रभावित हो रही है तो वो उसे भी जो होती है निरस्त कर सकती है। तो आपके ऑप्शन जो होती है कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ऑप्शन जो होती है आपके सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से जो होती है वो सम्मिलित हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और जो होती है रीट अधिकारिता। दिए हुए ऑप्शन में से जो होती है आपको सही आंसर का जो होती है वो चयन करना है। चलिए बनाइए।
चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो होते हैं मौलिक अधिकार भी आते हैं, अपीली क्षेत्राधिकार भी आते हैं, सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी आते हैं और जो होती है रिट अधिकारिता भी आती है। तो चारों ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त जो होती है सभी सही जो होती है, हमारा डी ऑप्शन जो होती है सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं, छुट्टियां, पेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्धारण समय समय पर संसद करती है, ये संसद द्वारा मतदेय हैं, इनका भुगतान भारत की आकस्मिक निधि से किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोगों को जो क्वेश्चन देखना है कौन सा जो होती है सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए आप लोग। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। ये संसद पे मत यानी कि इस पे मतदान होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो यह इन पे जो होती है मतदान नहीं होता है, क्योंकि जो होती है राष्ट्रपति का वेतन भारत की जो होती है संचित निधि पे जो होता है उस पर जो होती है वह भारित होता है। भारत की संचित निधि पर क्या होता है? भारित होता है, इसलिए जो होती है इस पर मतदान नहीं होता। तो देखिए ये गलत है, दूसरा वाला गलत है और जो है तीसरा गलत है। 2 और 3 किस में गलत है? तो ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर जो होती है सही आंसर को आप लोगों को बताना है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल 2 आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है, साबित कदाचार या फिर असमर्थता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है आप लोगों को ये बताना है। चलिए बताइए। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, साबित कदाचार और जो होती है असमर्थता द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए, ये गलत है। संसद के पूर्ण बहुमत से नहीं, पहले जो होती है लोकसभा में जो होती है लाया जाता है। तो ऑप्शन 2 है इसका जो होती है गलत हो जाए, तो ऑप्शन ए जो होती है इसका जो होती है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो लाया जाता है वो जो होती है लोकसभा में लाया जाता है। चलिए हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल 2 आधारों पर जो होती है हटाया जा सकता है, साबित कदाचार और जो है असमर्थता, ये जो होती है बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत से जो होती है पारित होना चाहिए, ये जो होती है गलत है। ये पूर्ण बहुमत नहीं होता, ये 2/3 बहुमत आने की जो होती है विशेष बहुमत के द्वारा जो होती है इसे जो होती है पारित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो होती है आपका सही हो जाएगा, ए जो होती है वह सही है। चलिए बढ़ते हैं हम आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में निर्णय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ही यह घोषित करता है कि कौन सा भाग संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और कौन सा नहीं। कार्यपालिका को इस पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। केशवानंद भारती मामला ही वो प्रतिष्ठित मामला है जिसमें जो होती है मूल अधिकारों या फिर जो होते संविधान के जो होती है मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, मूल सिद्धांत का ढांचा आया था, ठीक है। ये तो ये सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ही यह घोषित करता है कि कौन सा भाग जो संविधान की मूल ढांचे का हिस्सा है और कौन सा नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। तो पूछा क्या गया है, कौन सा असत्य है, तो जो होती ए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ना तो एक असत्य है ना ही 2, जबकि दोनों के दोनों जो है वो सत्य है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।